दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आपने इससे पहले जो कंप्यूटर के मोस्ट क्वेश्चन आईसीक्यू के लिए देखे थे, अब मैं आपके सामने आरबीएससी की जो क्लास 10 की जो कंप्यूटर की जो पुस्तक हैं, जो 10वीं क्लास के अंदर वर्तमान में चलने वाली पुस्तक थी पहले आरबीएससी के दौरान, उसमें भी कुछ मोस्ट क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उस क्वेश्चन उसमें आपको सबसे पहले मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, सबसे पहले हम सीधी बात करते हैं प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि एक सुविधा है जो केवल निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार जो डेटा होता है उसको कॉलम में प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर क्या है? फिल्टरिंग है। और फिर है किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सॉर्टिंग कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है ये हमारा तीसरा तीसरा क्वेश्चन है कि जब हम एक नया एक्सेल फाइल बनाते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट के रूप में कितने सीट होते हैं? तो याद रखना उसमें 3 सीट होती है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें जो एग्जिट राइट है वो है बे वाला, ये इसका नहीं है, जबकि तीनों है। जांच करने के लिए आप एक से अधिक कंडीशन जोड़ सकते हैं। जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है आप उन पर फ़ॉन्ट, बॉर्डर और पैटर्न फॉर्मेट लागू कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायलॉग्स बॉक्स से आप किसी भी कंडीशनिंग को हटा सकते हैं जो आवश्यक नहीं है। अगला 5वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग करके एक सेट फॉर्मेट को किसी अन्य सेल पर कॉपी किया जा सकता है? तो इसका आंसर है फॉर्मेट पेंटर। और सभी फार्मूलों को किस प्रतीक के साथ शुरू करना चाहिए? तो इसके अंदर है ये ए बराबर के रूप में। और जो कुंजी आप वर्तनी की जांच करने के लिए दबाते हैं उसके लिए आपको याद रखना है F7। अगली स्लाइड देखते हैं। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग है, तो इसका उत्तर होगा ये जो फॉर्मेट पेंटर है वो एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के भाग को फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाए और फिर इसे कहीं और लागू करने के लिए उपयोग में आती है। फिर आपका यहाँ पर किसी एक्सेल शीट पर सक्रिय सेल द्वारा क्या दर्शाई जाती है? तो ध्यान करना इसके अंदर आएगा एक डार्क वाइड बॉर्डर। फिर अगला है एक स्प्रेडशीट में डेटा कैसे संगठित होता है? तो इसका आंसर होगा रोज और कॉलम्स के द्वारा संगठित होता है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि आप किस कमांड का उपयोग कर एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग्स बॉक्स लॉन्च कर सकते हैं? तो इसका आंसर है Ctrl+1 को दबा के। फिर है एक्सेल में कितने प्रकार के फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं? तो इस 5वें में रहेगा 4 प्रकार के। फिर है सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स कौन से टैब में उपलब्ध नहीं है? तो इसमें होगा मार्जिन्स में। अगली स्लाइड देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि एक चार्ट को संपादित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ये जो आपके सामने जो ऑप्शन नंबर 6 है, चार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करके। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रत्येक एक्सेल फाइल क्या होती है? यानी प्रत्येक एक्सेल फाइल जो है वो याद रखना है कि टेक्स्ट और डेटा शामिल कर सकती है, संशोधित की जा सकती है, वर्कशीट और चार्ट शीट सहित कई शीट को रख सकती है, ऊपर की सभी। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि आप एक चार्ट बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो तीसरे का आंसर रहेगा द चार्ट विजार्ड। फिर अगला है चौथा, एक्सेल में एक पिक्चर सम्मिलित करने के लिए निम्न में से पिक्चर विकल्प कहाँ से कर सकते हैं? तो इस चौथे में होगा ए इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर ऐसा हो सकता है। फिर आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एबुलेट सेल रेफरेंसेस हैं? तो 5वें में है ब SASI। छठे के अंदर है जो निम्न विकल्पों में से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में सेट नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है ये ओरिएंटेशन जो है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, सेट नहीं किया जा सकता। अगली स्लाइड है हमारी पहला प्रश्न, प्रस्तुति में सभी स्लाइड को एक समान लुक देने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा द एक प्रस्तुति डिजाइन टेम्पलेट। एक प्रस्तुति में स्लाइड्स लाने के लिए क्या विशेष प्रभाव इस्तेमाल किया जा सकता है? संक्रमण। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पावर पॉइंट का व्यूज नहीं है? तो इसका आंसर है प्रस्तुति व्यूज। स्लाइड शो है, स्लाइड व्यूज है, आउटलाइन व्यूज है, लेकिन ये वाला नहीं होगा। फिर अगला है स्लाइड पर संक्रमण जोड़ने के लिए कौन सा पावर पॉइंट व्यूज सबसे अच्छा काम करता है? तो इसका आंसर है बाय स्लाइड शॉर्टर व्यूज। फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग है, तो याद रखना एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट फॉर्मेट की प्रतिलिपि बनाने और फिर इसे कहीं और लागू करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो विकल्प आपको लाइन का चयन करने, वर्क फ्री फॉर्म और स्केबल टूल्स के लिए अनुमति देता है वो कहलाता है ड्रॉ कस्टम पथ। फिर अगला है 7वां क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट जो स्लाइड पर टेक्स्ट हो सकता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं, ध्यान देना, प्लेस होल्डर। ये इसके
पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, इसका आंसर रहेगा आउटलाइन व्यूज। रेडीमेड सीएलयू की एक फाइल जो प्रस्तुतियों के लिए इस्तेमाल की जाती है क्या कही जाती है, तो इसका आंसर है टेम्पलेट। और यदि आप पावर पॉइंट के में सम्मिलित की गई किसी इमेज को संपादित करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें होगा सम्मिलित की गई मूल फाइल परिवर्तित नहीं होती। अगली हमारी जो स्लाइड है वो है, अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्रेस सेटिंग्स में जो एक विकल्प नहीं है वो है ओरिजिनल साइज। फिर दूसरा है एमएस पिक्चर्स मैनेजर के लिए फ्लिप सेटिंग में कितने विकल्प होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 विकल्प होते हैं। फिर एमएस पिक्चर्स मैनेजर की रोटेशन सेटिंग में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो तीसरे में रहेगा बाई एंगल, जबकि ये तीनों होते हैं। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि सॉरी, अगला ये फ्लिप विकल्प है वो क्या करता है, तो आपको पता है चौथे के अंदर होगा ब पिक्चर की दिशा बदलता है। और 5वें में है ऑटो करेक्ट शॉर्टकट कमांड बताइए, तो ये है कंट्रोल और क्यू। अब की अगली स्लाइड देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स का क्या मतलब है, तो ध्यान देना ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। फिर इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जीटीसी का मतलब बताना है, तो यहाँ पर ये जो जीटीसी है उसका आंसर है जैसे इसमें जो दिया हुआ है वो G2C का मतलब इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों का आंसर इसमें नहीं होगा। लेकिन क्या होगा उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इन तीनों में से तो ये नहीं होगा। तीसरे में EDI का मतलब क्या होता है, तो इसमें होगा ब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरनेट। जो ई कॉमर्स की सुविधा नहीं है वो है विपणन, जबकि ये ब और द इसमें तीनों सही है। अगली स्लाइड का क्वेश्चन हमारा पहला है कि ई कॉमर्स का मतलब है, तो ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। ठीक है, फिर अगला यहाँ क्वेश्चन रहेगा G2C का मतलब आपको बताना है, तो G2C का मतलब है गवर्नमेंट से कंज्यूमर। फिर तीसरा EDI का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज। और फिर चौथा है जो ई कॉमर्स की सुविधा नहीं है वो है नगद भुगतान, जबकि ये दोनों तो यहाँ पर दिए हुए। अगली स्लाइड हम जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुरक्षित ई भुगतान के लिए आवश्यक जरूरतें हैं द गोपनीय भी होना चाहिए, अखंडता भी होना चाहिए और प्रामाणिकता की इसमें क्या है आंसर होगा। फिर अगला है कि यूटीएम का मतलब बताना है आपको, तो यूटीएम का मतलब होता है एकीकृत खतरा प्रबंधन और एनजीएफडब्ल्यू का मतलब होता है अगली पीढ़ी फायरवॉल। अगली फाइल में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के जो तरीके हैं उनमें से क्रेडिट कार्ड भी हैं, डेबिट कार्ड भी हैं, मोबाइल वॉलेट भी है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी तीनों हैं। रेडियो किसके अंतर्गत आता है, तो इसमें होगा पारंपरिक विपणन यानी दूसरे में होगा अ। फिर है फेसबुक किसके अंतर्गत आता है, तो यानी आएगा सामाजिक मीडिया विपणन। फिर है आईपीआर का मतलब आपको बताना है, तो आईपीआर का जो मतलब होता है वो होता है बौद्धिक संपदा का अधिकार। अगली स्लाइड हम जाते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि वह सॉफ्टवेयर जो आपको कंप्यूटर को उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर द्वारा अनुपयोग प्रयोगों की अनुमति देता है, तो इसका आंसर होगा ब सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। फिर एक कंप्यूटर को एक प्रोग्राम समझने के लिए आवश्यक है कि इसे क्या करना चाहिए, भाषा अनुवादक के द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाना चाहिए। अगला है यूपीआई का मतलब क्या है, तो यूपीआई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा क्वेश्चन यह है कि सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम को आपको बताना है, तो आपको पता है विंडोज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाला सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक डिजाइनर और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ताओं में सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लिनक्स की बात कर रहे हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इस छठे के अंदर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम भी, कंपाइलर भी होगा और यूटिलिटीज़ भी होगा, यानी इसके तीनों आपके सही हैं। फिर है कोड किए गए निर्देशों के अंदर कौन सी सूची को आपको बताना है कि सूची कौन सी है, तो इसके अंदर होगा कंप्यूटर के प्रोग्राम। फिर है स्रोत कोड देखने, संशोधित करने और पुनः आवंटन के लिए उपलब्ध है खुला स्रोत। और फिर नवा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मूल रूप से नेटवर्क वातावरण में काम आने वाले मेन्यू कंप्यूटर्स पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसका है मतलब लिनक्स। ध्यान करना। अगली स्लाइड में देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है संचार के समय SMTP उपयोग किए जाने वाला पोर्ट नंबर कौन सा है, तो इसका आंसर है 25। DSL का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी इसका ए। निम्न से कौन सा वायरलेस ब्रॉडबैंड का एक उपयोग है, तो तीसरे में है ब मोबाइल ब्रॉडबैंड। चौथा है निम्न से कौन सा माध्यम का एक प्रकार है, तो चौथे में है ब निर्देशित माध्यम। अगला स्लाइड है
प्रथम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो इसके लिए आपको याद रखना है, ये जो प्रथम इसमें है एयरवाइज़ है ये, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर है कि पहली ऑनलाइन चैट प्रणाली कौन से सिस्टम पर आई थी? तो याद रखना प्लेटो पर आई थी। इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध मेल सेवा है? तो आपको पता है आउटलुक एक प्रकार की प्रसिद्ध मेल सेवा है। और कौन सा एक मेल सेवा का प्रकार नहीं है? तो वेब आधारित जो मेल होते हैं ना, वो इसके अंदर सही नहीं आएंगे। अगली जो है स्लाइड वो है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान करना इसको। ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो है क्विक हिल, ठीक है। वायरस शब्द किसने दिया था? वायरस शब्द है ना, कंप्यूटर में आ जाते हैं कई बार, ये शब्द दिया था, ध्यान करना, फ्रेड कोहान नामक व्यक्ति ने। और किस वर्ष ये शब्द आया था? तो ये भी बता दूं, 1985 में ये शब्द हमारे सामने आता है। अगली स्लाइड है, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। निम्न में से गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कौन सी है? तो यहाँ पर जीमेल आपको याद रखनी है। पहला वाणिज्यिक ISP द वर्ल्ड कहाँ बनाया? ब्रुकलिन में बनाया था। IPv6 का कितना साइज होता है? तो इसका आंसर होगा 128 बीट का। IPv4 की कितनी क्लास में विभाजित किया गया है? तो उसके 5 क्लास में विभाजित किया गया है। और इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कौन सा माध्यम उपयोग किया जाता है? आज का सबसे अच्छा और सबसे गजब का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा वाईफाई, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने मैंने कुल 75 क्वेश्चन अभी आपके सामने लाए हैं। तो अगर आप उन 75 क्वेश्चनों को ठीक तरीके से तैयार करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो MCQ क्वेश्चन के अनुसार जो रीट के अंदर आपके ICT वाला जो टॉपिक है वो लगभग क्लियर हो जाएगा। ध्यान कर लेना, क्योंकि 9th और 10th की जो बुक है उसको आधार मान कर ही आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो 9वीं भी मैंने करवा दी है, 10वीं भी मैंने करवा दी है। अब आप इन दोनों क्लासों को देखने के बाद में और आपको कहीं पर भी कोई भी ऐसा वीडियो मिले जहाँ पर इन दोनों के अलावा कुछ जानकारी हो तो आपको लेना चाहिए। इसके साथ ही मेरी अगली जो क्लास रहेगी वो टॉप 25 ऐसी क्वेश्चन है जो कर्मचारी भवन जो परीक्षा है, वो पिछले संगणक वाली जो परीक्षा हुई थी ना, उसमें कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको लेकर आने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करना, और वीडियो को आगे शेयर भी करके अपने दोस्तों को भी फायदा देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।